तीनों की बैक स्टोरी काफी हद तक कनेक्टेड भी है और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे मुजान, जो कि आज तक किसी के भी लिए दुखी तक नहीं हुआ, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रोया भी था। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कीप वाचिंग। यार, इन सारी चीजों की शुरुआत होती है मुजान के बर्थ से, जिसे फिलहाल तो हम एक खौफनाक हत्यारा समझते हैं, लेकिन वो बचपन से ऐसा नहीं था। इनफैक्ट बचपन में वो काफी ज्यादा कमजोर था। इवन वो अपनी माँ के पेट में भी कई बार मरते मरते बचा था, हार्ट रोकने की वजह से। और उसके पैदा होने पर भी ना तो वो सांस ले पा रहा था, ना ही उसके पास पल्स थी। इवन उसकी फैमिली ने तो ये मान लिया था कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, जिस वजह से उसे दफनाने की, उसका अंतिम संस्कार करने की भी तैयारी हो गई थी। लेकिन एंड मोमेंट पे वो रो जाता है और अपनी प्रेजेंस सबको महसूस कराता है, यानी टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन मुजान का स्ट्रगल यहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा से बीमार रहता था। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर थी, जिस वजह से उसके पर्सनल डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया था कि वो 20 साल की उम्र से पहले पहले मर जाएगा। और ये चीज सुन के मुजान का गुस्सा उसके सर चढ़ जाता है। बंदा इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो उस डॉक्टर को बिना कुछ सोचे समझे वहीं के वहीं मार देता है। लेकिन उस डॉक्टर को मारने के बाद वो ये रियलाइज करता है कि उस डॉक्टर ने जो अभी अभी मेडिसिन दी उसे, वो काम कर रही है, क्योंकि उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लेकिन असाइड दैट, मुजान के सामने एक प्रॉब्लम थी कि वो सन में वॉक नहीं कर सकता था। और वो कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद ये समझ चुका था कि अगर वो सन के नीचे आए तो वो तुरंत ही मारा जाएगा। और रही बात ह्यूमन फ्लैश की क्रेविंग्स की, तो वो उसके लिए बड़ी बात नहीं रही थी, क्योंकि ये चीज वो लोगों को खाकर सॉल्व कर सकता था। लेकिन बंदे का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहा कि क्यों वो सन के नीचे वॉक नहीं कर सकता, जिस वजह से वो एक ऐसी बॉडी के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट हो रहा था जो कि सनलाइट्स को हैंडल कर सके। जिस वजह से उसने उस डॉक्टर के सारे कंपाउंड्स देखे, क्या क्या चीजें उसने मिला के वो मेडिसिन बनाई थी। तो उस मेडिसिन के जो इंग्रेडिएंट्स थे उनमें से एक था ब्लू स्पाइडर लिली, जो कहाँ मिलेंगे, क्या उन्हें उगाया जा सकता है, इसके बारे में मुजान को कोई आइडिया नहीं था। और इतने सालों तक पूरे देश में घूमने पर भी उसे वो कहीं मिले नहीं। और यही रीजन है कि क्यों मुजान हमेशा गुस्से में रहता है, क्योंकि मुजान पूरे देश में घूम रहा था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसने और डीमंस नहीं बनाया हो या फिर वो लोगों को खाना रहा हो। तो मुजान के ऐसे ही क्राइम की वजह से डीमन स्लेयर कॉर्प्स की शुरुआत हुई। और इस चीज की शुरुआत और किसी ने नहीं, मुजान की खुद की फैमिली ने ही की थी। यानी अभी जो हम डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर देखते हैं ना, तागाया उरुयाशिकी, वो यूं समझ लो मुजान की ही फैमिली से आता है। अब इतने सालों, यानी कम सालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कई 100 सालों तक मुजान के पूरे जापान में घूमने के बाद भी उसे कहीं पर भी ब्लू स्पाइडर लिली तो नहीं मिला। लेकिन उसका सामना होता है यूरिची से। अब पहली नजर में तो यूरिची मुजान को बहुत ही कमजोर डीमन स्लेयर लगता है, लिटरली हंस रहा होता है यूरिची को देख के वो। लेकिन उसे क्या पता था कि यूरिची का जन्म ही हुआ है मुजान को मारने के लिए। अब यूरिची का जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ था जिसमें उसकी माँ तो बहुत वार्म, काम और दयालु थी, कि हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि इस दुनिया से गुस्सा और कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीजें गायब हो जाए। वो अपने भाई को भी बहुत काइंड मानते थे, क्योंकि यूरिची के फादर उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो कर्ज मानते थे उसे बिकॉज ऑफ हिज मार्क। डैड स्वयं मिचिकात्सु की यूरिची से बात करने पर उसे बहुत डांटते थे। इवन उनके डैड के मारने के बावजूद वो यूरिची की हमेशा चिंता करते थे, फिर चाहे कितनी भी मार झेलनी क्यों ना पड़ जाए उन्हें अपने डैड से। अब क्योंकि यूरिची जानते थे कि वो एक अनवांटेड चाइल्ड है और उनकी मदर की भी डेथ हुई थी एक बीमारी की वजह से, तो उन्होंने अपना घर जल्दी ही छोड़ दिया। और क्योंकि वो अपने घर से काफी ज्यादा दूर जाना चाहते थे, तो वो पूरे एक दिन, पूरे एक रात दौड़ते ही रहे लगातार, और फिर भी उन्हें थकान महसूस नहीं हुई। सोच सकते हो, यूरिची इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ 6 से 7 साल के थे। लेकिन तभी बीच रास्ते में पहाड़ों के बीच उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो कि अबाउट सेम एज की होती है उनकी। अब वो बहुत टाइम से मूव नहीं करी थी, तो यूरिची थोड़ा क्यूरियस हो जाते हैं और पूछते तुम कर क्या रही हो वहां पर। तो वो ये जवाब देती है कि मेरी पूरी फैमिली प्लेग यानी एक बैक्टीरियल बीमारी के चलते मर चुकी है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा लोनली फील कर रही है। और दैट्स द रीजन व्हाई वो यहाँ पर खड़े होकर टेड क्रूज को कलेक्ट कर रही है, जिससे कि उन्हें वो घर ले आ सके। लेकिन टेड क्रूज को कलेक्ट करने के बावजूद वो वहीं पर खड़ी रहती है। शाम हो जाती है और तभी वो टेड क्रूज को छोड़ देती है, जिसपे यूरिची और भी ज्यादा क्यूरियस कि क्या तुम इनको घर नहीं ले आना चाहती। तो इसमें वो ये जवाब देती है कि नहीं, वो इन टेड क्रूज को उनकी फैमिली से अलग नहीं करना चाहती। Women. जिसमें यूरिची थोड़ा सोचते हैं और ये बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं तुम्हारे घर। और इस बात पे वो यूरिची को रोते हुए देखती है, जिसका मतलब ऑब्वियसली हाँ ही होता है। बाय द वे, इस लड़की का
नाम यूटा होता है और ये लड़की यूरिची से कम्प्लीटली अपोजिट होती है, क्योंकि जहाँ यूरिची बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, बेर मिनिमम ही बोलते थे, वहीं ये लड़की सुबह से शाम तक बोला करती थी। लेकिन क्योंकि उन दोनों को ही एक फैमिली की जरूरत थी, तो 10 साल बाद वो मैरिज भी कर लेते और यूटा प्रेग्नेंट भी हो जाती है थोड़े टाइम बाद। और जब यूटा की डिलीवरी का टाइम आता है तो यूरिची मिडवाइफ को बुलाने जाते हैं जो कि यूटा की डिलीवरी करा सके। अब यूरिची का प्लान तो यही था कि वो सनसेट से पहले वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसे कि हार्ट की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा जल्दी में था क्योंकि उसके बेटे को काफी ज्यादा चोट आई है एक बैटल के दौरान। सो ऑब्वियसली यूरिची उस बूढ़े आदमी की मदद करते हैं, लेकिन इस चक्कर में यूरिची पूरा एक दिन लेट हो जाता है। और जब वो अपने घर पे पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि यूटा और उसके पेट में जो बच्चा था उन दोनों का, वो दोनों मारे जा चुके हैं। क्योंकि यूरिची कितना भी अलग ही क्यों ना हो, लेकिन वो शुरुआत से ही काफी ज्यादा इमोशनल इंसान थे, जिस वजह से यूटा और उनके बच्चे की मौत पे उन्हें इतना बड़ा शौक लगता है कि वो पूरे 10 दिन तक यूटा की बॉडी को अपने हाथ में लिए बिना उस स्पॉट से हिले बैठे रहते हैं। और वो शायद उठते भी नहीं अगर वहां पे डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर नहीं आता। और वो डीमन स्लेयर एडवाइस करता है यूरिची को कि वो अपने बच्चे और बीवी को दफना दे। अब यूरिची तो सिर्फ इतना चाहते थे कि वो शांति से अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार सके, लेकिन उन्हें इतना भी करने का मौका नहीं मिला। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यूरिची को डीमंस के बारे में पता चला, और वो क्योंकि नहीं चाहते थे कि जिस चीज से वो गुजरे कोई और भी गुजरे, तो वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन कर लेते हैं। और डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने के बाद यूरिची ये नोटिस करते हैं कि वहां पे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन उनमें से कोई भी ब्रीदिंग स्टाइल्स का यूज ही नहीं करता था। तो यूरिची ने उन्हें सिखाने की कोशिश करी। अब हर कोई तो ब्रीदिंग स्टाइल्स नहीं सीख सकता था, लेकिन जो हाशिराज थे वो ऑलरेडी सुपीरियर थे, जिस वजह से वो आसानी से सीख गए और वो पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव भी हो गए। जिसके बाद डीमंस का खात्मा और भी ज्यादा तेजी से होने लगा। और इसी बीच यूरिची के भाई के कुछ सबऑर्डिनेट्स भी मर गए थे, जिस वजह से यूरिची के भाई ने भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन कर लिया। लेकिन लेट मी टेल यू, ये रीजन बिल्कुल भी नहीं था उसके डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करने का। तो फिर रीजन क्या था वो हम आगे वीडियो में जानते हैं। और वो मुजान को देखते ही समझ जाते हैं कि उनका जन्म ही मुजान को मारने के लिए हुआ है। और मुजान का सामना जितने भी स्पोर्ट्समैन से हुआ था वो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। इवन ब्रीदिंग यूज करने वाले स्पोर्ट्समैन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे, जिस वजह से वो यूरिची से ये बोलता है कि मुझे ज्यादा भी इंटरेस्ट नहीं है ब्रीथ यूज करने वाले स्पोर्ट्समैन में। और इतना कहते ही मुजान यूरिची पे हमला करता है और वो सामने से यूरिची तो बच जाता है, लेकिन उसके पीछे के जितने भी बैम्बूस थे सारे सब्जी की तरह चॉप हो जाते हैं। और ये सामने से यूरिची तुरंत ही समझ जाता है कि अगर एक भी स्क्रैच मुजान के हमले का उसे लगा तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए यूरिची को लड़ते समय अपनी जिंदगी में पहली बार खड़े हो रहे होते हैं, क्योंकि मुजान का अटैक तो तगड़ा था ही, साथ ही साथ यूरिची अपनी सी थ्रू एबिलिटी के थ्रू ये देखते हैं कि मुजान के 7 हार्ट्स और 5 ब्रेन्स हैं। और मुजान के सिर्फ इसी अटैक के बाद यूरिची एक इंस्टेंट में अपनी सारी सोर्स फॉर्म्स को कंप्लीट करते हैं। और ऐसा अपने साथ होते हुए देख के मुजान की लिटरली फट जाती है। एक्सप्रेशन देख के अंदाजा लगा सकते हो तुम। और यही अगर काफी नहीं था तो मुजान के शरीर में जितने भी पार्ट्स कट गए थे उनको वो रीजनरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन बंदा वो भी नहीं कर पाता। सीरियसली बंदे की एक्सप्रेशन ऐसे से ऐसा हो गया है। और ये चीज देख के यूरिची तुरंत ही समझ जाता है कि इसका ब्राइट रेड स्वॉर्ड इवन डीमंस को बनाने वाले के ऊपर भी काम करता है। और यही वो मोमेंट है, इस चीज का मुजान आंसर तो देता ही नहीं है, ऊपर से वो रेड होने लग जाता है, जिस चीज से यूरिची को ये रियलाइज हो जाता है कि उसके वर्ड्स पहुंचे नहीं है मुजान तक। मतलब बंदा ऐसी पोजीशन में भी अपना सबक नहीं सीखा। और इस एनकाउंटर के दौरान मुजान के साथ जो औरत थी वो और कोई नहीं तमायू ही थी, जिसका की बहुत बड़ा यूज समझ सबसे बड़ा हाथ था मुजान को मारने में। मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। और जब यूरिची तमायू की तरफ देखते हैं तो वो ये देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि तमायू उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रही है, उल्टा उसकी आंखों में उन्हें होप दिखती है। और जब यूरिची मुजान की तरफ बढ़ते हैं उसे खत्म करने के लिए, तो अगले ही मोमेंट में मुजान अपनी बॉडी को कई हिस्सों में बांट के भागने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे सरप्राइज एस्केप के बाद भी यूरिची 1800 हिस्सों में से 1500 हिस्सों को उसी इंस्टेंट में खत्म कर देते हैं। और क्या सबूत चाहिए यार तुम्हें इस बंदे के स्ट्रॉन्गेस्ट होने का। और इस मोमेंट में क्योंकि मुजान काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, तो तमायू उसके कंट्रोल से छूट जाती है और उसका नाम भी बोल पाती है, ताकि मुजान। किसी को पता ना हो तो बता दूं, जो भी डीमन मुजान का नाम लेता है तो वो ऑटोमेटिकली मर जाता है। तो क्योंकि तमायू मुजान के साथ काफी टाइम से रह रही थी और उसे अच्छी तरीके से जानती थी, तो वो श्योर थी कि मुजान अपना चेहरा आज के बाद कभी यूरिची को दिखाएगा नहीं। और ये चीज वो यूरिची को भी बताती है, जिस वजह से यूरिची तमायू से रिक्वेस्ट करते हैं उसको फ्यूचर में हेल्प करने की मुजान को मारने के लिए। और जब वो वापस लौट रहे होते
तो उनके कॉमरेड्स उन्हें बताते हैं कि यूरिची का ब्रदर यानी ट्विन ब्रदर डीमन बन चुका है, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। अब तीन बहुत गलत चीजें यूरिची के साथ हुई। एक तो वो मुजान को तमाया को उन्होंने छोड़ दिया, और तीसरी बात उनका भाई डीमन बन चुका है जो कि डीमन स्लेयर था, जिस वजह से उन्हें डीमन स्लेयर से बैनिश करा जाता है। और इवन कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं कि उन्हें मार देना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे जो मास्टर था डीमन स्लेयर कॉर्प्स का, जो कि सिर्फ 6 साल का था, वो मना करता है कि नहीं, वो ये सारी बातें जो है ये यूरिची तानजीरो के एंसेस्टर्स को बता रहे होते हैं, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है जब तानजीरो मुजान के पॉइजन की वजह से होश में नहीं होता, जो कि होता है मुजान के साथ हुई फाइनल फाइट के दौरान। इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए यूरिची यही बोलते तानजीरो के एंसेस्टर से कि मैं स्पेशल था और मेरा पर्पस था कोबुत्सुजी मुजान को मारना, लेकिन मेरी कमी की वजह से एट द एंड आई फेल, जिस वजह से आगे अब और भी लोग मरेंगे। और इसी बात का यूरिची को सबसे ज्यादा दुख है, जिसके बाद यूरिची को इतना उदास देख जो तानजीरो के एंसेस्टर की जो बेटी थी उस टाइम पे वहां पर जाती है और हार मांगती है यूरिची से। और जब यूरिची उसे खिलाते हैं और उस लड़की को हंसते खिलखिलाते हुए देखते हैं तो सही में रो देते हैं। और इस चीज से प्रूफ होती है चीज कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे भी रो सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक दिल होता है। अब वैसे तो यूरिची तानजीरो के जो एंसेस्टर्स हैं उनसे मिलने आते रहते थे, लेकिन कोबुत्सुजी मुजान को ना मार पाना, अपने भाई का डीमन बन जाना, इन दोनों चीजों से वो इतना टूट चुके थे कि वो उन एंसेस्टर्स को गुड बाय कहते हैं और अपनी इयररिंग्स भी दे जाते हैं। तो जब तानजीरो का एंसेस्टर ये कहता है कि इन इयररिंग्स को अपने डिसेंडेंट्स में पास ऑन करता रहेगा, तो ये चीज सुन के यूरिची थोड़े खुश हो जाते हैं और एक प्लीजेंट स्माइल के साथ अलविदा लेते हैं। और रही बात कोकोशुबो की, जिसे कि यूरिची अपना काइंड ब्रदर मानते थे और बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि जब यूरिची और कोकोशुबो दोनों पैदा हुए थे, ऑब्वियसली ट्विंस थे तो एक साथ हुए थे पैदा, कुछ ही मिनट्स का अंतर था। और जिस एज में वो दोनों पैदा हुए थे ट्विंस का पैदा होना बहुत बुरा माना जाता था। ऊपर से यूरिची जो तो माँ के साथ पैदा हुए थे, जो देख के यूरिची का पापा ये तय कर लेता है कि वो उसे माँ की छोड़ेगा, बट यूरिची की माँ ऐसा होने से रोक देती है। और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये तय करा जाता है कि यूरिची को मारने की जगह 10 साल का होने के बाद उसे टेम्पल भेज दिया जाएगा, जहाँ पर कि वो प्रीस्ट बनेगा। और यही रीजन है कि यूरिची और कोकोशुबो, जिसको कि मिचिकात्सु सुकिगुमी के नाम से जाना जाता था अपने ह्यूमन फॉर्म में, इन दोनों को ही बड़े ही अलग ढंग से रखा जाता है। क्या चीज वो खाएंगे, क्या चीज वो पहनेंगे, कहाँ पर रहेंगे, इन सारी चीजों में काफी ज्यादा डिफरेंस था। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से कोकोशुबो यानी मिचिकात्सु को ये लगता था कि यूरिची अपनी मदर के लेफ्ट साइड से चिपके रहते हैं। दैट्स व्हाई कोकोशुबो को काफी ज्यादा दया आती थी यूरिची पे। यानी समझ रहे हो, यूरिची जिस चीज को काइंडनेस और प्यार समझा करते थे, वो कोकोशुबो की दया की भावना थी। और जो कोकोशुबो ने यूरिची को फ्लूट दी थी, वो भी दया की भावना से ही दी थी। लेकिन यूरिची ये समझ रहे थे कि कोकोशुबो काफी ज्यादा प्यार करते हैं उनसे, और पूरे 7 साल की उम्र तक यूरिची एक शब्द भी नहीं बोले थे। तो सबको यही लगने लगा था कि वो बोल ही नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। जब कोकोशुबो यानी मिचिकात्सु अपनी स्वॉर्ड स्विंग्स की प्रैक्टिस कर रहा था, तो यूरिची कुछ इस तरीके से खड़े थे, इतनी शांति से खड़े थे कि जैसे कि कोई पेड़ खड़ा हो। और ऐसा ही कुछ मैंने इस वीडियो में आकाजा वाली फाइट में बोला था कि तानजीरो भी ऐसा कर पा रहा था। स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई बनने का। तो ये चीज सुन के मिचिकात्सु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तलवार छूट जाती है उसके हाथ से। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूरिची मिचिकात्सु से ये भी बोलते हैं कि उनका भी कुछ इंटरेस्ट है सोर्समैनशिप में। लेकिन क्योंकि यूरिची को 10 साल का होते ही प्रीस्ट बनने के लिए टेम्पल में भेजा जाने वाला था, तो मिचिकात्सु यही सोचता है कि क्या ऐसे पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है, जो ऐसी बातें करते हुए ये हंस रहा है। और यूरिची की इस बात पे मिचिकात्सु को भरोसा इसलिए और नहीं था क्योंकि वो हमेशा अपनी माँ से चुपके रहते थे, जिस वजह से मिचिकात्सु इस बात को इग्नोर कर देते हैं यूरिची की। लेकिन अगली बार जब मिचिकात्सु अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तो यूरिची खड़े खड़े देख रहे थे बस। तो वो मास्टर भी यूरिची से हंसी में कहता है कि तुम क्यों नहीं ट्राई करते एक बार तलवार चलाने की। और इसके बाद भाई साहब यूरिची, जिसने की आज तक अपने हाथ में तलवार नहीं पकड़ी थी, उसे तलवार पकड़ना भी सिखा रहा था वो मास्टर, अपने पहले ही अटैक में उस मास्टर के छक्के छोड़ा देता। सोच रहे हो उस मास्टर को कितने साल का एक्सपीरियंस होगा, और यूरिची ने सिर्फ अपनी तलवार पकड़ के उसकी ऐसी हालत कर दी। और ये चीज देख के मिचिकात्सु खुश हो जाते हैं। और सिर्फ हराने की बात तो ठीक भी थी, लेकिन अपने पहले अटैक में वो भी सिर्फ 4 स्ट्राइक्स के साथ यूरिची उस स्पोर्ट्समैन को नॉकआउट कर देते हैं। होश खो देता है वो बंदा।
और इस इंसिडेंट के बाद यूरिची ने ये तय कर लिया कि वो समुराई नहीं बनेगी, क्योंकि वो लोगों को मारने के बाद जो फील आती है उसको सहन नहीं कर सकती। अब यूरिची के ऐसे कारनामे को देख के मिचिकासु काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है कि आखिर ये यूरिची ने करा कैसे। वो पीछे पड़ जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर पाए जबकि मैं इतने टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ, एक हिट भी नहीं मार पाया। इसके बाद यूरिची ने जो कोकुशिबो यानी मिचिकासु से बोला वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल था। यूरिची ये बोलता है कि स्ट्राइक करने से पहले सबसे पहले तो डीप ब्रेथ लो, इसके बाद स्केलेटन अलाइनमेंट, मसल कंसंट्रेशन, ब्लड फ्लो, इन सारी चीजों पर पहले नजर डालो और फिर जाके स्ट्राइक करो। अब बात ये थी कि यूरिची तो ये सब पहले से देख रहे थे अपने जन्म से ही, तो उन्हें लगता था कि सारे लोग ये देखते होंगे। और यही चीज मिचिकासु को बाद में समझ में आती है कि यूरिची ट्रांसपेरेंटली किसी के भी बॉडी के आर पार देख सकते हैं, यानी इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं। और इसी रीजन की वजह से वो यही सोच में होता है कि जिस बंदे के लिए वो दया दिखाता था वो उससे इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा स्पेशल है। और इस इंसिडेंट के बाद मिचिकासु को रात में भी नींद नहीं आ रही थी। वो यही सोच रहा था कि उस मास्टर ने अगर फादर को बता दिया होगा तो क्या वो अपना सक्सेसर यूरिची को बनाएंगे, मुझे उसकी जगह स्विच कर देंगे, यानी प्रीस्ट बनने की बोलेंगे। और इसी बीच यूरिची मिचिकासु के कमरे के बाहर आके ये बोलता है कि मदर मर चुकी है। ये चीज यूरिची रात के 3 बजे बता रहे होते हैं और वो तुरंत ही उसी टाइम लीव भी लेते हैं, यानी घर छोड़ के जाने की बोलते हैं मिचिकासु से। और जो फ्लूट मिचिकासु ने यूरिची को दी थी उसके लिए फिर से थैंक्स कहते हैं और यूं बोलते हैं कि मैं हमेशा इसे अपने साथ रखूंगा। और यूरिची के लीव करने के कुछ दिनों बाद मिचिकासु को अपनी मदर की डायरी मिलती है जिसमें कि ऐसे ऐसे सच लिखे होते हैं जो जान के यूं समझ लो मिचिकासु ह्यूमन फॉर्म में था लेकिन कोकुशिबो में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका था। उसे अपनी मदर की डायरी से ये पता चलता है कि यूरिची जान चुका था कि उसकी फैमिली को कौन सक्सीड करेगा यानी इनहेरिट करेगा, इस पर डिस्कशन चल रहा है। और प्रोबेबली यूरिची को ही चुने जाने वाला है, जिस वजह से वो तुरंत ही अपनी माँ की मौत के बाद निकल गया वहां से। और यही अगर काफी नहीं था तो उस डायरी में ये भी लिखा था कि यूरिची सब जानते थे कि उसकी माँ को बीमारी है, जिस वजह से उनकी लेफ्ट साइड काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। और यही रीजन था कि वो उनकी लेफ्ट साइड से चिपके रहते थे। और ये चीज सुन के जो मिचिकासु को जलन होती है ना, समझ लो बंदा नाक से खून दे जाता है, क्योंकि जिस भाई को यूजलेस समझता था, दया दिखाया करता था, वो कुछ और ही निकला। स्ट्रॉन्ग था, दयालु था और सब कुछ जानता था और एक तरीके से सक्सेसर की गद्दी भी उसे भीख में देके गया था, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू मिचिकासु पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद यूरिची के फादर ने काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी यूरिची को, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं। यूं समझ लो एक तरीके से गायब ही हो गया था बिना कोई ट्रेस के, जिस चीज से अंदर ही अंदर मिचिकासु खुश हुआ क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली उसकी विश पूरी हुई। जिसके बाद मिचिकासु ने आगे के 10 साल बड़े आराम से बिताए, अपनी फैमिली बनाई, बट कहीं ना कहीं उसे बोरियत महसूस होती थी। लेकिन इस सब के बावजूद वो आराम से जी रहा था। लेकिन तभी एक रात जब उसके कैंप पे डीमन हमला करता है तो जो टाइम एक तरीके से उसके लिए रुक चुका था बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि उसकी मुलाकात होती है उसके भाई यूरिची से, जो कि एक झटके में उस डीमन को खत्म कर देता है, जिस डीमन ने लिटरली मिचिकासु के संग के सारे समुराइज को मार दिया। अब अपने भाई को देख के वो खुश ना हो गए, सरप्राइज ज्यादा था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूरिची कंप्लीटली डिफरेंट लेवल का था, क्योंकि उसने अपनी सोर्समैनशिप मास्टर कर ली थी। और जो मिचिकासु की जेलसी एक तरीके से दब चुकी थी, क्योंकि वो यूं सोचता था कि यूरिची मर चुका है, वो दोबारा से पनपने लगती है। अब यूरिची भले ही बचा लेता हो अपने भाई को, लेकिन वो फिर भी दुखी होता है क्योंकि वो उसके संग के साथियों को नहीं बचा पाया लीड होने की वजह से। और जैसे जैसे मिचिकासु यूरिची का चेहरा देखता है, उसकी बातें सुनता है, बंदे को और भी ज्यादा जेलसी होने लग जाती है। किसी भी कीमत पे वो यूरिची के स्किल्स को अपना बनाना चाहता था, जिस वजह से उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी फैमिली को छोड़ दिया और डीमन स्लेयर बनने की सोची, सेम एज यूरिची। और पता मिचिकासु ने इसके पीछे का क्या रीजन बताया था कि वो अपनी फैमिली छोड़ के डीमन स्लेयर बन रहा है, क्योंकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स का बदला लेना चाहता है। अब जैसा कि यूरिची ने भी बताया था कि उसने ब्रीदिंग स्टाइल सबको सिखाने की कोशिश करी थी, जिससे ही अलग अलग ब्रीदिंग स्टाइल निकली। लेकिन मिचिकासु यहाँ पर कंप्लीट स्टोरी बताता है कि यूरिची ने सिखाने की कोशिश तो करी थी सबको सन ब्रीदिंग, लेकिन कोई भी सन ब्रीदिंग सीख नहीं पाया, जिस वजह से उसने डीमन स्लेयर्स की स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको टेक्निक सिखाने की कोशिश करी, ब्रीदिंग को चेंज करके अलग अलग ब्रीदिंग स्टाइल सिखाई। इसी के साथ साथ और भी डीमन स्लेयर्स पे वो मार्क अपीयर होने लगे और डीमन स्लेयर कॉर्प्स की ऑल इन ऑल पावर भी बढ़ने लगी। और थोड़े टाइम बाद मिचिकासु के ऊपर भी मार्क अपीयर हो गया, सेम एज यूरिची। अब मार्क अपीयर होने के बाद मिचिकासु जो अपने आप को स्पेशल समझ रहा था, इन दी एंड
वो भी सन ब्रीदिंग यूज नहीं कर पा रहा था। लेटर ऑन वो भी मून ब्रीदिंग यूज कर पाया, जो कि सन ब्रीदिंग से ही ड्राइव होती। लेकिन फिर भी मिचिकासु को उम्मीद थी कि वो ज्यादा ट्रेनिंग करेगा तो योरीची को कभी ना कभी तो कैचअप कर ही लेगा। लेकिन तभी डीमन स्लेयर में जिन जिन पे मार्क्स थे वो मरना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से मिचिकासु की फ्रस्ट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, ट्रेनिंग करने का क्या ही फायदा हुआ। और ये सारी चीज पता है वो किससे बोल रहा होता है? मुजान से। और मुजान उसे ऑब्वियसली ये ऑफर करता है कि तुम डीमन बन जाओ, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए मुजान ये बोलता है कि तुम्हें अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स मास्टर करनी है और मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि ब्रीदिंग्स यूज कर सके। अब ये चीज सुन के मिचिकासु थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन एट द एंड वो मान जाता है इस ऑफर पे। लेकिन सरप्राइजिंगली मिचिकासु, जो कि अब कोकुशिबो बन चुका था, उसका सामना योरीची से होता है, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 80 साल का हो चुका था। तो उसे सबसे पहले झटका तो ये लगता है कि योरीची इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जिंदा कैसे है, जबकि 25 साल की उम्र के आसपास ही मर जाते हैं जिनके ऊपर मार के। और दूसरा झटका कोकुशिबो को ये लगता है कि ऐसी उम्र में आके भी उसके पास योरीची के हमलों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन एक अटैक के बाद ही योरीची अपनी ओल्ड एज से मर जाता है, जिसके बाद कोकुशिबो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो योरीची की लाश पे ही हमला कर देता है। लेकिन उस लाश में से निकलती है एक फ्लूट, जो कि वही फ्लूट है जो कोकुशिबो ने योरीची को दी थी। और वो फ्लूट देके कोकुशिबो, जो डीमन बन चुका है, वो देता है। और एक फन फैक्ट बताऊं, यही फ्लूट जो 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, यानी टूटी हुई फ्लूट, कोकुशिबो अपने पास लेके घूमता था अभी तक, जो कि हमें उसकी डेथ के बाद दिखाई जाती है। और वो अपनी मौत के टाइम पे सोच रहा होता है कि उसे अपनी फैमिली छोटी उसने मार दिया, समुराई से वो डीमन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वो फिर भी योरीची से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। और ऊपर से योरीची की ब्रीदिंग स्टाइल यानी सन ब्रीदिंग एक बंदा यूज कर सकता है, लेकिन कोकुशिबो इतने साल तक जिंदा होने के बावजूद वो अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ पाया। और अपने एंड टाइम में मुजान भी यही सोचता है कि कुछ भी नहीं छोड़ पाया पीछे, इसलिए वो तांजीरो में अपनी फीलिंग्स को भेज देता है, जिससे कि वो तांजीरो में हमेशा जिंदा रह सके। और अपने पास्ट को याद करके, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था, रो देता है कि इतनी बार मौत को धोखा देके फाइनली आज उसका भी एंड हो रहा है, इतनी सेंचुरीज तक जिंदा रहने के बाद। दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। जितनी अच्छी मैं